हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप ईमानदारी से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो BA BG 171 जो कोर्स है हमारा अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर, उसकी 30 यूनिट आज हम करते हैं आइडियाज़ ऑफ नेशन एंड नेशन बिल्डिंग। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जब इस चैप्टर के नोट्स को मैं अंडरलाइन कर रहा था ना, तब मुझे इसकी इम्पोर्टेंस समझ आई कि सीरियसली क्यों अम्बेडकर जैसे जो थिंकर हैं वो आज भी उनकी रेलिवेंस, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो उतनी ही है। और इवन मैं कहूँगा आज से 200 और 400 साल बाद भी अंबेडकर जैसे जो महापुरुष हैं उनकी इम्पोर्टेंस उतनी ही बनी रहेगी समाज में। क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने जो बोला है ना, वो हर टाइम पीरियड के लिए फिट बैठता है। और मैं आपको अश्योर करता हूँ, बिल्कुल ये भरोसा दिलाता हूँ कि ये पूरा चैप्टर सुनने के बाद आपको खुद में लगेगा, आपके अंदर खुद में एक इंसाइट पैदा होगी कि सच में अंबेडकर के व्यू हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो देखो ये जो चैप्टर है आइडियाज़ ऑफ नेशन एंड नेशन बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसमें जितना मैंने अंडरलाइन किया है आपको बस उतना ही ध्यान रखना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले तो ये है कि अंबेडकर ने क्या इंडिया को नेशन माना। तो इसको हमें ऐसे कन्वर्सेशन में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने अंबेडकर जी हमारे सामने हैं, हमने उनसे बात की, हमने कहा कि सर आप बताइए क्या इंडिया नेशन है। तो उन्होंने कहा नहीं, इंडिया नेशन कभी भी नहीं रहा है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया कि अंबेडकर डिड नॉट एक्सेप्ट दैट इंडिया वॉज ए नेशन। अच्छा, ठीक है जी, आगे चलते हैं फिर। तो सबसे पहले जब हमने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है इंडिया नेशन है, तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था कि इंडिया नेशन नहीं है। अब आगे वो अपनी बात क्या कहते हैं, देखो। वो कहते हैं कि नेशन जो होता है ना, नेशन एग्जिस्ट नहीं करता, नेशन बनाया जाता है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। मतलब वो साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि नेशन की जो हमारी धारणा है ना, वो धारणा एक्चुअल में नेशन एग्जिस्ट अपने आप में नहीं करता है, वो हमारे ऊपर है। मैं जैसे आपको एक उससे रिलेट करता हुआ एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपसे कहूँ फैमिली बनाई जाती है या फैमिली एग्जिस्ट करती है अपने में ही? आप मुझे सोच के बताइए, फैमिली अपने आप में ही एग्जिस्ट करती है या फैमिली बनाई जाती है? तो आपने अगर सही से सोचा होगा तो आप जरूर इस बात पे पहुंचे होंगे कि यार सच में फैमिली बनाई जाती है। क्योंकि आप एक चीज़ बताइए, जिस फैमिली में यूनिटी नहीं है, जिस फैमिली मेंबर्स में ट्रस्ट नहीं है, कॉरपोरेशन नहीं है, वननेस, एकजुट की कोई फीलिंग नहीं है, तो क्या उसको आप फैमिली कहेंगे? नो, वो फैमिली बिल्कुल नहीं है। तो फैमिली बनाई जाती है भाई। आपके कैसे संबंध है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, ये चीज़ें डिसाइड करती हैं कि फैमिली आपकी कितनी मजबूत होगी। इन द सेम वे अंबेडकर यही कह रहे हैं कि जो नेशन की जो अवधारणा है ना, तो वो भाई एग्जिस्ट पहले से नहीं करती है, नेशन बनाए जाते हैं। ठीक है ना? तो ये बात यहाँ तक हो गई। आगे उन्होंने कहा कि नेशन का जो कॉन्सेप्ट अभी तक जो दिया गया है वो एक ग्रेट डिल्यूजन है। डिल्यूजन का मतलब ये फॉल्स बिलीफ। तो यहाँ पे अंबेडकर कह रहे हैं कि जो जैसे इंडियन पीपल के दिमाग में एक डाल दिया गया है कि इंडिया इज़ ए नेशन, इंडिया इज़ ए ग्रेट नेशन। तो अंबेडकर कह रहे हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्योंकि पहली बात तो एग्जिस्ट अपने आप में नेशन नहीं करता है, नेशन बनाया जाता है, पहली चीज़। और दूसरा, इंडिया को मैं नेशन मानता ही नहीं। तो इंडिया में जो भी लोग सोचते हैं कि इंडिया एक नेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ फॉल्स बिलीफ में ऐसा जी रहे हैं। और वो क्यों? क्योंकि वो, देखो एक चीज़ बताता हूँ, वो लॉयर थे वो, ठीक, उन्होंने लॉ पढ़ा था। तो वो बेवकूफ़ तो है नहीं, वो अपनी बात को बिल्कुल दमदार तरीके से रखें भी गए कि क्यों वो ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो जब मान लो आपने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों कहते हो ऐसा कि इंडिया पहली बात तो नेशन नहीं है, और दूसरा कि जो इंडिया को नेशन मानते भी हैं वो गलत भ्रांति में जी रहे हैं, फॉल्स बिलीफ में वो जी रहे हैं। तो उन्होंने अपना जवाब दिया कि देखो क्यों इंडिया नेशन नहीं है। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि एक बात बताइए, क्या किसी नेशन में, मतलब जिसको आप नेशन कहते हो, क्या ऐसा हो वहाँ ऐसा मतलब होना चाहिए कि हजारों साल से, ठीक है, वहाँ पे कास्ट बेस सोसाइटी रही हो? जैसे अंबेडकर कहना ये चाह रहे हैं कि एक बात बताओ, नेशन का मतलब क्या है? नेशन तो तब होता है ना जब यूनिटी हो, वननेस हो, कोऑपरेशन हो। जो मैंने फैमिली का जो आपको एग्जांपल दिया ना, वो सेम चीज़ यार। आप इसको ऐसे समझो, आपको चीज़ों को रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है।
मैं आपसे ये कह रहा हूँ, फैमिली में जितनी वननेस होगा, कोऑपरेशन होगा, जितनी एकजुटता होगी, वही फैमिली मजबूत बनेगी। और अगर हर फैमिली मजबूत है, हर फैमिली हमारी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करती है आपस में, तो फिर धीरे धीरे फैमिली से ही सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से ही राष्ट्र बनता है। तो इस तरीके से चीज़ें बढ़ेंगी ना। लेकिन आप एक अब बिल्कुल रूट पे फिर से जाओ। फैमिलियाँ कितनी हमारे यहाँ बिखरी हुई हैं आज के टाइम पे, कितनी फैमिली बिल्कुल टूटी हुई हैं, कितना हम बात करते हैं अपनी फैमिली मेंबर से, आप खुद डिसाइड कर लीजिए एक बार। हम फेसबुक इंस्टा बाहर अपना शेयर जरूर करते हैं अपने इमोशंस को, ठीक है, बाहर हम जरूर स्टेटस में और जो प्रोफाइल पिक्चर लगा के हम बदल के उसमें जरूर अपनी फीलिंग को बताते हैं। लेकिन कभी हम क्या सच में हमारे पेरेंट्स फैमिली मेम्बर के साथ हमने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है, या क्या उन्होंने हमारे साथ प्रॉब्लम शेयर की है? तो आप पाएंगे कि नहीं, धीरे धीरे फैमिली टूट रही है। तो वो वही कहना चाह रहे हैं कि जिस नेशन में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट ना हो, अब ये कास्ट का क्या है, आज भी आप गांव में चले जाइए कितना भेदभाव होता है, ठीक है, कोई अपने आप को डोमिनेट समझता है, कोई अपने आप को पावरफुल समझता है, दूसरों को बहुत नीचा और कुछ नहीं समझते। तो उन्होंने वही कहा कि इंडिया को मैं नेशन इसलिए नहीं मानता क्योंकि पहली बात तो यही है कि यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम रहा है थाउजेंड्स ऑफ ईयर से, ठीक है, वो बिल्कुल वननेस को तो दिखाता ही नहीं है ना। दूसरा, अब देखो वो कितनी ज़बरदस्त बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। हिस्ट्री जब उठाएंगे तो जो एंटीडेंट्स होता है, मीन्स हिंदू और मुस्लिम ने क्या कभी कॉमन चीज शेयर की है? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट वो शेयर कर रहे हैं। देखो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम और अदर रिलीजन को भी उठा लो, क्या हमने कभी प्राइड महसूस किया है? अंबेडकर यहाँ साफ साफ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा पास्ट जब आप उठाएंगे तो वहाँ कॉमन कोई अचीवमेंट आपको नहीं मिलेगी। देर वॉज नो कॉमन साइकिल ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर ए कॉमन अचीवमेंट। बल्कि वहाँ पे क्या मिलेगा? म्यूचुअल डिस्ट्रैक्शन, तबाही सिर्फ मिलेगी आपको। कैसे? तो वो एग्जाम्पल देते हैं। अंबेडकर कहते हैं कि हिंदू जो हैं वो पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, शिवाजी, इन सब की हिस्ट्री लिखते हैं, इन पे जोर देते हैं। फिर जब मुस्लिम आते हैं तो मुस्लिम जो है मोहम्मद बिन कासिम, औरंगजेब और इन सब के बारे में वो गुणगान करते हैं। हिंदू जो हैं वो रामायण महाभारत गीता से जो इंस्पिरेशन लेते हैं, और जो मुस्लिम है वो इंस्पिरेशन लेते हैं कुरान हदीस इन सब चीज़ों से। तो बात यहाँ सिंपल, अम्बेडकर ये कहना चाह रहे हैं कि जब हिंदू थे, हिंदू के बाद जब मुस्लिम आए तो उन्होंने, मुस्लिम ने क्या किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जो हिंदू जो ग्रंथ थे, जो भी उनके इम्पोर्टेंट पार्ट थे, उन सबको तबाह करना स्टार्ट कर दिया। सेम अगर हम बात करें आगे चल के, जब हिंदुओं की बारी आई तो उन्होंने ऐसे से मुस्लिम को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। तो अम्बेडकर ये कहना चाह रहे हैं कि वननेस ना तो रिलीजन में हमें दिखाई दी, ना ही हमें कास्ट, क्योंकि कास्ट तो हमेशा से सोसाइटी इंडिया में रही है। तो वो इन सब बातों से ये कहना चाह रहे हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया एक नेशन है? अगर इंडिया नेशन होता तो अम्बेडकर कह रहे हैं तो ये हमें हमें कभी देखने को भी नहीं मिलते ये लड़ाई झगड़े, बल्कि हमें तो प्राइड महसूस होता। जो भी चीज़ हम कॉमन इंटरेस्ट को सर्व करते, हमारे बीच एक संयोग होता, ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती, लेकिन नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ तक हुआ एक तर्क उनका, समझ आया आपको? आगे वो कह रहे हैं कि मेरे लिए नेशन के जो सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो फर्टर्निटी। फर्टर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। तो उन्होंने माना कि इंडिया में ये भाईचारा मुझे कभी भी नहीं दिखाई देता है। जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी कास्ट सोसाइटी एग्जिस्ट करती हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, सिर्फ अपने अपने रिलीजन का ही गुणगान करते हैं। तो ये सब चीज़ों के कारण वो कह रहे हैं कि फर्टर्निटी इंडिया में नहीं रही है, इसलिए इंडिया नेशन नहीं है। क्लियर है जी? अब आते हैं कि अंबेडकर के अकॉर्डिंग नेशन फिर है क्या, मीन्स वो कह रहे हैं कि आप उनसे पूछोगे कि भाई आप किसको नेशन मानोगे, तो वो कह रहे हैं कि मेरे लिए नेशन वही होगा जो एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को जिए। मतलब जैसे वो कह रहे हैं कि नेशन इज़ ए लिविंग सोल, एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है। आप ध्यान से सुने इस चीज़ को। वो ये कह रहे हैं कि मैं नेशन उसी को मानूंगा जहाँ पे लिव, मतलब डिज़ायर टू लिव टूगेदर, ठीक है, कि जहाँ जो लोग हैं वो एक, मतलब एक दूसरे के साथ मिल के रहें, टू प्रिजर्व द वर्थली द अनडिवाइडेड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो वर्थली का मतलब यहाँ मैंने लिखा हुआ है दैट डिजर्व रिस्पेक्ट। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो पुराने हमारा पास्ट है, जो हिस्ट्री है, ठीक है, जो भी हमने अचीव किया है। तो उन्होंने यहाँ दो चीज़ें बोलनी है। उन्होंने कहा है कि नेशन मैं उसी को मानूंगा जहाँ पे लोगों के अंदर डिज़ायर हो एकजुट रहने की, और दूसरा जो इनहेरिटेंस है, जो पास्ट है, उसको लेके रिस्पेक्ट हो।
ठीक है, ये हुआ। आगे वो कहते हैं कि जो ग्लोरी इन द पास्ट, कि जैसे जो भी अच्छा हुआ है पास्ट में, ठीक है, तो उसका हम गुणगान करें, ठीक है, और एक कॉमन विल के साथ हम अपने प्रेजेंट को जिएं। देखो दोनों चीज़ें ध्यान से सुनो, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, मतलब हमारा जो पास्ट है, जब हम पीछे मुड़ के देखें तो उसमें ये लड़ाई झगड़ा, कास्ट जो बेस्ड सोसाइटी, एक दूसरे को डोमिनेट करना, एक दूसरे को प्रताड़ित करना, कह रहे हैं मैं ये नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब पास्ट कोई जाए, नेशन कोई भी जो नेशन होगा सही नेशन, वो जब अपने पास्ट में जाएगा तो अपने आप को अपनी पीठ थपथपाएगा वो। क्यों? क्योंकि पास्ट में जाके वो अपनी ग्लोरीज को देख पाएगा। ये हुई एक चीज़। दूसरा, प्रेजेंट में एक कॉमन विल होता है इच्छा शक्ति यहाँ पे, कि प्रेजेंट में एक कॉमन इच्छा शक्ति होगी। और कॉमन वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक वर्ग अपना ही डेवलपमेंट चाहता है, एक वर्ग अपना ही चाहता है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल उठा लीजिए, प्रेजेंट में कितनी इसकी रेलिवेंस आप सोच के देखो। हमारे यहाँ जो ऑर्थोडॉक्स जो रिलीजन में है, चाहे वो हिंदू में हो चाहे मुस्लिम में हो, आप सोच के देखो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को तो कुछ समझते ही नहीं, ठीक है, सड़कों पे उतर आएंगे, हंगामा शुरू कर देंगे, कुछ भी अनाप शनाप क्या कहते हैं, कमेंट कर देंगे। भाई ऐसे नहीं होता है। प्रोसीजर जो है, रूल, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम अथॉरिटी होता है किसी भी देश का, संविधान, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, आप डिबेट उठा के देख लो, आपने सुना भी होगा, क्या उनकी डिबेट में कहीं पे भी लॉजिक, तर्क, रीजनिंग आपको दिखाई देती है? तो आप भी शायद महसूस करेंगे कि नहीं, बिल्कुल गवारों वाली हरकत लोग करते हैं डिबेट में आजकल, ठीक है। क्यों? क्योंकि वही बात आ गई ना, कॉमन विल नहीं है ना। इंडियन, इसीलिए इंडिया को नेशन वो नहीं मानते। तो वो तो सोचो आज से 60-70 मतलब 80 साल 90 साल पहले वो बात कर रहे थे। लेकिन आज भी आप उसको अगर देखेंगे तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं अम्बेडकर। आज भी देख लो क्या बुरा हाल हो रखा है। कोई कॉमन विल नहीं है हमारी कि हमें इंडिया को कहाँ ले जाना है, हमें अपने आप को कैसे डेवलपमेंट करना है। आज भी हम वही सब हिंदू मुस्लिम कास्ट इन सब में उलझे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, और अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे अम्बेडकर साफ ये पॉइंट आउट कहना चाह रहे हैं कि ये हर वर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। आप एक छोटी चीज़ ले लो, हमारे साथ क्या होता है, मान लो आप किसी एक वर्ग को समझाओ, आप हिंदू को समझाओ कि नहीं नहीं भाई आप बिल्कुल अच्छे से बिहेव करो, बिल्कुल संत बन जाओ, तो सामने वाली पार्टी जो है वो अपनी जो औकात है वो दिखा देती है। सामने वाले शरीफ बन जाए तो हम अपनी औकात दिखा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि सभी वर्ग, चाहे वो कोई भी हो, वो जैन हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी वर्ग का हो, सब में एक कॉमन विल पावर होनी चाहिए कि भाई बहुत हुआ, हम मिल के साथ आगे बढ़ेंगे, देश को भी डेवलप करेंगे और खुद का भी सेल्फ हम डेवलपमेंट करेंगे। तभी सही मायने में आप नेशन बना पाएंगे अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर। तो यही जो पॉइंट मैंने आपको देखो अभी जो है कि नेशनलिटी इज़ ए सोशल फीलिंग, एक कॉरपोरेट सेंटीमेंट ऑफ वननेस। इसका मतलब जो वननेस की भावना है वो सब में होनी चाहिए। मीन्स दे आर जस्ट लाइक किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक वर्ग ऐसा करे। वो कह रहे हैं जितने भी लोग हैं किसी भी एक राष्ट्र में, जितने भी वहाँ रहने वाले नागरिक हैं, उनके अंदर ये रिलीजन की भावना की बजाय उनके अंदर एक ही फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ हम इंडियन है। तो वो जो फीलिंग है वननेस की, वो बहुत ज़रूरी है। तभी सही मायने में नेशन स्ट्रांग बनेगा और तभी सही मायने में नेशन जो है वो सरवाइव भी कर पाएगा। इसका लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको रिलेट करता हूँ इसराइल से। इसराइल छोटा सा देश है, टिंगू सा, ठीक है, लेकिन मोस्ट पावरफुल नेशन में हम उसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वननेस, कॉमन वननेस की वो शेयर करके चलते हैं, ठीक है। यहूदियों को हिटलर ने भी देखो तबाह करने की सोची और पूरी दुनिया से यहूदियों को भगाया गया मार मार के, लेकिन वो एकजुट हुए किसी एक रेगिस्तान में, थोड़ी सी जगह पे, जो आज जो इजराइल जो इलाका है, और वहाँ उन्होंने अपने आप को एक कॉमन जो विल पावर लेके वो चले कि नहीं हमें अपने आप को बचाना है और हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो वो कंट्री भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वहाँ के लोगों के अंदर सेंटिमेंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जापान दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ठीक है। तो वहाँ पे तो मुझे जाने का मौका मिला है, तो मैं ये प्राउडली एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जापान जो है वो भी सेम वननेस की फीलिंग के साथ आज तक वो सरवाइव किए हुए हैं,
ठीक है। तो वही अम्बेडकर कह रहे हैं कि एक सेंटिमेंट्स जो है वो वननेस का सेंटिमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी सही मायने में नेशन जो है वो हम डेवलप करा पाएंगे और नेशन की जो धारणा है फुलफिल हो पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है अम्बेडकर स्कीम ऑफ ए नेशन बिल्डिंग। मीन्स यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये हमें बताता है कि कैसे नेशन बना जाए। तो एक तो ऊपर वाले जो पॉइंट मैंने बताए वो भी आप ऐड करेंगे, ठीक है, कि वननेस की फीलिंग हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे भी अगर आपको सिस्टमेटिक जानना हो तो 3 चीज़ों पे वो जोर देते हैं। वो कह रहे हैं कि किसी भी, अगर मतलब इंडिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि इंडिया को अगर नेशन बनाना है तो 3 चीज़ें सबसे पहले इंडिया को करनी होंगी। पहली, द रियलाइजेशन ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया वॉज नॉट ए नेशन। देखो कितनी गजब बात बोली उन्होंने। आप एक बात बताओ, मैं आपसे ये कहूँ कि चलो ठीक है, आप आज जिस भी एज में हैं, आज तक आपने मेहनत नहीं की, आपने पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अगर आपका सेल्फ आपको डेवलपमेंट कराना है तो आपको सबसे पहले स्वीकार करना होगा। सेल्फ रियलाइजेशन होता है सबसे पहली प्रोसेस, कि आप अपनी गलती मानेंगे कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई है, मैंने पढ़ाई नहीं की या मैं अपने करियर को लेके सीरियस नहीं था, है ना, तभी तो शुरुआत होगी ना। तो सेम है, वो कह रहे हैं कि नेशन आपको सच में इंडिया को बनाना है तो सबसे पहले हमें रियलाइज करना होगा कि भाई हम नेशन तो नहीं है, हमारा जो नेशन को लेके धारणा थी वो फॉल्स थी, डिल्यूजन था, ठीक है, फॉल्स बिलीफ में हम जी रहे थे। तो रियलिटी ये है कि हम नेशन तो नहीं है। जब ये बात आप स्वीकार करेंगे तब अकॉर्डिंग टू अंबेडकर एक प्रोसेस स्टार्ट होगी, नेशन बनने की प्रोसेस। तो ये पहला हुआ, ठीक है, पॉइंट, इसको आप देख लेंगे और आगे पॉइंट। दूसरा अंबेडकर ने कहा कि दूसरा फिर स्टेप है कि फॉरगेटफुलनेस एज ए सेकंड फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरगेटफुलनेस, इसका मतलब क्या है कि जिसने भी हमारे साथ गलत किया तो हम उसको माफ़ करें, हमने जिसके साथ गलत किया वो हमें माफ़ करे। तो फॉरगेटफुलनेस जो है वो एक सेकंड फैक्टर होगा फिर, ठीक है। और थर्ड फैक्टर वो कहते हैं कि वॉज एस्टाब्लिशिंग राइट ऑफ द, तो 3 चीज़ों पे वो जोर देते हैं कि हिंदू मुस्लिम, और मुस्लिम या मुस्लिम मतलब और वर्ग भी सेम जो माइनॉरिटी में है, ठीक है, और दलित वर्ग। तो वो कह रहा है कि इन सब को भी कुछ जो राइट हैं या इनका भी रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ाया जाए, ठीक है। तो 3 चीज़ें वो कहते हैं, 3 स्टेप। पहला, वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में आप रियलाइज करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो कि इंडिया नेशन नहीं है, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो। दूसरा वो कह रहे हैं कि फॉरगेटफुलनेस, कि आप जो चीज़ें गलत हुई हैं आपके साथ, जो भी कुछ हुआ है आप उसको सभी लोग भूल के और फिर आगे बढ़ें। और तीसरा वो कह रहे हैं जितने भी माइनॉरिटी में हैं, चाहे वो वुमेन हैं चाहे वो अदर माइनॉरिटी के लोग हैं, उन सब को आपको बिल्ड करना होगा, उनको मजबूत बनाना होगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें वो कह रहे हैं कि इन किसके लिए ज़रूरी क्या है, कि इसके बाद ही फिर वो कहते हैं कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी और सोशल जस्टिस वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी नेशन के बिल्डिंग के लिए। इसका मतलब अगर आपको नेशन को बिल्ड करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको इक्वालिटी देनी होगी सभी लोगों में, लिबर्टी सबको फ्रीडम, फर्टर्निटी मीन्स सभी में भाईचारे की भावना, सोशल जस्टिस सबको न्याय मिले। ये जब चीज़ें फुलफिल होंगी तब सही मायने में नेशन बन पाएगा, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि जो डिप्राइव्ड जो सेक्शन है, जैसे दलित वर्ग जो मैंने बात की, ठीक है, जैसे वुमेन ले लो, कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन भी देखो कितना कम है, पार्लियामेंट में भी, इवन हर जगह पे। तो वो वही कह रहे हैं कि जितने भी ये अनटचेबल लोग हैं, पहले उनको अनटचेबल कहा जाता था, अभी वो टर्म दलित है, ठीक है, तो दलित वर्ग है, तो उन सब का वो कह रहे हैं अम्बेडकर की गवर्नमेंट, कैबिनेट, ब्यूरोक्रेसी, इन सब में उनका हिस्सा होना चाहिए। और यहाँ पे वो जो बात करते हैं वो कहते हैं कि कंपटीशन की बजाय नॉमिनेशन आधारित होनी चाहिए चीज़ें। जैसे आप एक बात समझो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको लड़कियों की एजुकेशन को बेहतर करना है, तो अकॉर्डिंग टू अंबेडकर कि आप लड़कियों की कुछ सीट 10 to 20%, 30% सीट रिजर्व कर दीजिए अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, और वो वहाँ पे बिना मेरिट बेस एडमिशन हो, मीन्स वो कंपटीशन आधारित ना हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि कंपटीशन करा भी रहे हो तो 30 to 40% जो सीट रिजर्व की हैं वहाँ पे कंपटीशन जो हो वो सिर्फ वुमेन के बीच हो, ऐसा नहीं हो कि सभी उसमें शामिल हों तो वो जो वुमेन की सीट है वो भी बॉयज़ जो हैं वो फुलफ़िल कर रहे हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप कुछ लोग इस बात से सहमत भी नहीं हो सकते हैं, आपको दुख भी हो सकता है, आप यहाँ पे मान लो ब्लेम करना स्टार्ट कर दें कि ऐसा थोड़ी ना होता है, सबको फेयर चांस मिलना चाहिए।
तो भाई ऐसा नहीं है, अपना जो विचार है वो थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। और सच बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि आपको अपनी ईगो, आपको अपने जो प्रिजुडिस, प्रिजुडिस का मतलब होता है पूर्व, जो आपकी अवधारणा है, विचार है, ओपिनियन, वो आपको साइड रखने होंगे। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ घर से बाहर जहाँ पे डस्टबिन होता है ना, आप वहाँ पे अपने ओपिनियन को डाल दें। जब भी कोई चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं, नई चीज़, तभी सही मायने में आप उसको समझेंगे। तो यहाँ आपको अंबेडकर का व्यू को महसूस करना है, क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि जिस समय वो बात कर रहे हैं, और इवन आज भी मैंने बताया कि वुमेन की कंडीशन ठीक सच में नहीं है हमारे समाज में। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो वुमेन है, उनको कंपटीशन के बजाय उनको नॉमिनेट किया जाए। कहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन में, ब्यूरोक्रेसी में, इवन जो ये लेजिस्लेचर और इन सब में। ठीक है, तो ये कुछ वो बात पॉइंट आउट करते हैं। आगे बीच में जितनी भी मैंने चीज़ें अंडरलाइन नहीं की हैं, ये सब आपको बिल्कुल नहीं देखनी है। ठीक है, और नेक्स्ट फिर वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं जैसे जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज होती हैं, सबऑर्डिनेट मतलब क्लास 1 क्लास 2 सर्विसेज होती हैं, सेम जैसे अच्छी जो पोस्ट होती हैं, तो वो भी वही कह रहे हैं कि वहाँ पे भी नॉमिनेशन होना चाहिए और ना कि कंपटीशन। ठीक है, और वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं ताकि जब महिलाएं जब अच्छी जगह पे पहुँचेंगी, जब जो ये शेड्यूल जो कास्ट के लोग हैं, SC ST के जो लोग हैं, जब ये अच्छी जगह पे पहुँचेंगे तो उससे समाज में इक्वालिटी आएगी, और ये सही चीज़ है नेशन बिल्डिंग के लिए। नेक्स्ट है फिर वो कहते हैं कि नेसेसिटी ऑफ सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या मतलब है, क्यों वो कहते हैं कि सेल्फ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ये अनटचेबल लोगों का। तो वो यहाँ पे सेम वही अपनी पॉइंट आउट करते हैं। वो कहते हैं कि डिप्रेस जो क्लास है, SC ST वर्ग, वुमेन की जो मैंने बात की, तो वो कह रहे हैं कि अगर ये पावर में आएंगे ना, तो इनके पास अपॉर्चुनिटी होगी पॉलिसी को फ्रेम करने की। ठीक है, जैसे अभी लड़कियां हैं, अगर अच्छे कॉलेजेस में पढ़ेंगी, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगी, तो कल को वो फैमिली में अपने बच्चों को, अपने आसपास बहन भाइयों को भी वो एजुकेट कर सकेंगी। देखो मैं एक चीज़ में बिल्कुल, मेरा स्ट्रांगली बिलीव है ये, कोई भी ना कमज़ोर नहीं होता दोस्तों। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं तो बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ठीक है, आपको नहीं आता, तो ये गलत है मेरी सोच, ऐसा नहीं होता है। सिंपल है, मैं कोई चीज़ समझा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ आ गई, बस इतना सा है। अब आपको भी ये चीज़ अगर समझ आ गई मेरे पढ़ाने के बाद, तो आप और मैं बराबर ही हैं, हमें कोई अंतर नहीं है। तो जस्ट मेरे कहने का मतलब ये है, कभी अगर हम सोचें कि कोई इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, कोई इंसान तो अब इंटेलिजेंट नहीं है, तो ये बात ही गलत है। बस ये होता है कि हमने उस इंसान को कभी मौका ही नहीं दिया। कई बार हम स्टूडेंट्स पे ब्लेम कर देते हैं कि ये तो मूर्ख है, इसको कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर टीचर ईमानदारी से पढ़ाए ना, स्टार्टिंग से ही, बिल्कुल स्कूल के स्टार्टिंग लेवल से ही, तो इंडिया में हर स्टूडेंट ब्रिलियंट है। मैं बिल्कुल इस धारणा को, इस यकीन के साथ मैं जीता हूँ, कोई भी यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं इंडिया में। हर स्टूडेंट में काबिलियत है। हाँ, वो बात अलग है कि वो आगे चल के एजुकेशन को कंप्लीट उस फील्ड में ही जाए ना जाए, वो उसका अपना डिसीजन है। लेकिन मेरा कहने मतलब, अगर टीचर ईमानदारी से अपना काम करे, अगर वो समझाए बेहतर तरीके से, तो स्टूडेंट को समझ आता है। ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे ये वही कह रहे हैं कि डिप्रेस जो क्लास है, जब वो अपने आप को सेल्फ रिप्रेजेंट करेगी, तो सेल्फ रिप्रेजेंट करेगी तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होंगी, ताकि वो अपने वर्ग के लोगों के लिए और जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए वो पॉलिसी फ्रेम कर सकें। आगे फिर जब ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भी उन्होंने एक चीज़ बोली थी। उन्होंने कहा था कि ये इंक्लूज़न का जो मतलब होता है ना, याद रखना, इंक्लूज़न का मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज़ को अपने साथ लेके चलना। तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों से ही, स्पेशली उन्होंने मुस्लिम लीग से ये रिक्वेस्ट की थी। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ही अलग पाकिस्तान उन्होंने बनाने की डिमांड की थी। ठीक है, मतलब इंडियन के जो कांग्रेस लीडर थे और जो अदर लीडर थे, वो तो इस पक्ष में नहीं थे। तो अंबेडकर ने मुस्लिम लीग को स्पेशली ये बोला था कि आप ये डिवाइड ना हो, ठीक है, और आप अपनी जो मांगे हैं, जो आपकी जो सोच है, इसको गिराएं, और आप इंक्लूजन में बिलीव रखें। मीन्स हिंदुस्तान जो इतना बड़ा है, तो ये जो पाकिस्तान बन गया, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए पहले जो ये अभी आज का जो बांग्लादेश है, वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था। तो इसका मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, दो पाकिस्तान हिंदुस्तान से निकल गए, तो कहीं ना कहीं टूटा ही ना देश। तो अम्बेडकर ने उस समय मुस्लिम लीग के लीडर्स को भी समझाया था कि आप ये सब बेकार की बातें छोड़ें, आप नेशन बिल्डिंग के लिए हाथ मिलाएं एक दूसरे से। ठीक है ना, कम टूगेदर फॉर द डिस्टिनी ऑफ द कंट्री, कि देश के भाग्य के लिए, देश के अच्छे के लिए आप सभी को साथ आना चाहिए। ठीक है, लेकिन उनकी बात वो नहीं मानी गई, और वो आपको पता ही है, फिर डिवीज़न हुआ।
तो यहाँ पे हमें बस आज के टाइम में भी इसको रेलिवेंट करना हो तो वो यही है कि आज भी जो कॉन्फ्लिक्ट है समाज में, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग में जो एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट है, तो हमें ये समझना होगा कि इंक्लूजन उनका होना बहुत ज़रूरी है, उनको साथ आना होगा, तभी सही मायने में नेशन जो है वो हम बिल्ड कर पाएंगे। ठीक है। और लास्ट में फिर उन्होंने ये भी बोला कि वॉर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। अभी मैंने एक छोटा सा एक लेक्चर बनाया था, 10 से 15 मिनट का है, प्योर साइकोलॉजी। एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, आप चाहें तो उसको ज़रूर सुन सकते हैं। और ठीक है, तो वो हटके है, आपकी पढ़ाई से तो हटके है, लेकिन मुझे लगता है कि आप उसको सुनेंगे तो आपको सच में अच्छा लगेगा, तो आप प्लीज़ जाके एक बार चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो उसमें अभी मैंने यही बोला था कि वॉर किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आज के टाइम पे अभी जो ये सरकार कोई भी स्कीम बनाती है, लोग ट्रेन फूंक देते हैं, ठीक है, कहीं पे भी हंगामा करना स्टार्ट कर देते हैं, यार सही चीज़ नहीं है ये। ठीक है। सा वॉर से कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है। हमें अपना जो समाधान है वो बेहतर तरीके से ही करना होगा, जो सही तरीके हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, ठीक है, और भी तरीक़ों से मांगे हम अपनी मंगवा सकते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों का, वॉयलेंस का सहारा लेते हैं ना, तो वो हम कुचले भी जाते हैं, सबसे बड़ी बात, और दूसरा घाटा सिर्फ हमारा ही है। तो वही अम्बेडकर कह रहे हैं कि जो वॉर है वो किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। और जितनी भी डिस्प्यूटेड हैं वो सभी को हमें बैठ करके और कॉमन इंटरेस्ट ले करके तभी हमें उसको सॉल्व करना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ हिंदू जो वुमेन्स हैं उनके राइट के अधिकारों की भी उन्होंने बात की। तो उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने 7 तरीके के लॉज बताए कि जो इंडियन वुमेन से रिलेटेड होने चाहिए। मीन्स उन्होंने कहा कि इंडियन वुमेन के लिए हमें 7 तरीके के कानून बनाने चाहिए। एक है राइट टू इनहेरिटेंस, इसका मतलब संपत्ति पे अधिकार हो वुमेन का। डोरी से रिलेटेड उन्होंने बोला कि जो महिलाओं को जो दहेज दिया जाता है, तो उस दहेज पे जो पति है और जो उसकी जो आगे ससुराल में जो लोग हैं वो अपना क्लेम ना समझे। मीन्स जो डोरी दिया जाता है वो महिला की अपनी प्रॉपर्टी है और उसी का अधिकार उस पर होना चाहिए, वो जैसे मर्जी उसको यूज़ करे। ठीक है। तो इससे रिलेटेड वो लोग उन्होंने बात की। लॉ फॉर मेंटेनेंस, इसका मतलब है कि कोई जैसे बीमार हो गई, ठीक है, और किसी कारण से कोई पत्नी है वो कैपेबल नहीं है, तो पति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको मेंटेनेंस दे, मीन्स हर महीने कुछ गुजारा भत्ता दे, जिससे कि वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट करा सके। या सिंपल है यहाँ पे कि मीन्स आप अपने पार्टनर को कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और ताकि वो अपने आप का सेल्फ डेवलप वो करा सके, ये इसका एसेंस है। ठीक है। लो अगेंस्ट पॉलीगैमी मीन्स उन्होंने कहा कि जो शादियां हैं कि एक से ज़्यादा बीवी रखते हैं, जैसे सेम मुस्लिम में भी, तो उस चीज़ के वो खिलाफ थे। वो कहते थे कि पॉलीगैमी जो है उसके अगेंस्ट भी कानून होना चाहिए। लॉ फॉर सिविल मैरिज, सिविल मैरिज का मतलब क्या है, इसका मतलब सभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या है कि दूसरे जो वर्ग है हम उनमें शादी नहीं कर सकते। ठीक है। एंडोगैमी एक्सोगैमी की जो प्रैक्टिसेस हैं। दूसरा सेम उन्होंने बोला कि जो मैरिज है, जैसे अभी भी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती है, तो उससे रिलेटेड वो चाहते थे कि ये सब ना हो। ठीक है। और जो मैरिज है वो एक ऐसा हो जो विल के ऊपर हो, कंसेंट के ऊपर हो, मीन्स अगर दो लोग और दो पार्टियां आपस में सहमत हैं और तो उस हिसाब से वो होना चाहिए, ना कि कानून ज़बरदस्ती बांधे हमें इस डिसीजन में, वो ये कहना चाह रहे हैं। डाइवोर्स को लेके भी उन्होंने बताया कि डाइवोर्स किस किस बेस पे हो सकता है। ठीक है। तो उससे रिलेटेड कानून बनाने की उन्होंने बात की। और इसके अलावा उन्होंने कि लॉ फॉर मेकिंग वाइफ कंसेंट, एडोप्शन, अगर कोई चीज़ आप एडोप्ट करते हो, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को आप स्वीकार करते हो, लेते हो, तो उसमें वाइफ की जो कंसेंट है वो होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड सिर्फ अपनी चला रहा है। तो उससे रिलेटेड भी जो कानून है उसके बारे में उन्होंने बात की। तो 7 तरीके के कानून पे उन्होंने जोर दिया और यही 7 कानून यहाँ आगे चल के ये वो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है यहाँ पे। लेकिन जो मैंने आपको बताया ना, आप उतना ही ध्यान रखा है। देखो प्रॉपर्टी का मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी जो है वो मीन्स प्रॉपर्टी पे वुमेन का भी अधिकार होगा और उसके हस्बैंड और उससे रिलेटेड जो पार्टी है वो क्लेम नहीं करेगी। मीन्स वुमेन की अपनी वो प्रॉपर्टी होगी जिसको जैसे चाहे वो यूज़ करे। ठीक है। कब कब वाइफ जो है वो मेंटेनेंस मांग सकती है हस्बैंड से। ठीक है। तो क्रुएलिटी मीन्स अगर उसके साथ कुछ गलत किया है पति ने, तो उस टाइम पे वो मेंटेनेंस मांग सकती है, क्योंकि अलग रहेगी ना भाई। अगर पति के साथ जैसे कोई इशू चल रहा है तो ऑफकोर्स अलग ही रहेगी वो, तो उस दौरान जो है उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। कोई बीमारी है से पीड़ित है अगर, तो उस दौरान इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये सारे रटने नहीं है आपको,
जो मैंने आपको ऊपर बताया है ना, बस आप उसको समझ एक बार गए, ये बस ये लो, ये देखो, ये तो ध्यान रखो आप, ये जो चीज़ें हैं, बट फिर अपनी लैंग्वेज में आप उसको लिख दें, इतने तो आप समझदार हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फ्यूचर ऑफ द इंडियन नेशन, कि इंडिया को अगर आपको नेशन बनाना है तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो वो कहते हैं कि थिंक डीपली। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये है कि हर एक इंडियन को डीपली सोचना होगा। और क्या सोचना होगा, सेम जो ऊपर जो हमने सारी बातें डिस्कस की हैं, कि हमें फॉरगेटफुलनेस को लाना होगा, हमें इंक्लूज़न मतलब एक जुटता पे जोर देना होगा, वननेस की बात करनी होगी हमें। ठीक है, और हमें सभी को साथ लेके चलना होगा। SC ST जो शेड्यूल कास्ट, जो डिप्रेस्ड जो वर्ग है, वुमेन, उनको ऊपर लाना होगा। तो इन सब जो ऊपर हमने जितना भी पढ़ा, तो उसी को इंट्रोस्पेक्शन बोला गया है, कि उन सब के बारे में डीपली सोचना, और तभी सही मायने में हम इंडिया को नेशन बना पाएंगे। दूसरा उन्होंने माना कि उन्होंने ये पॉइंट आप प्लीज़ ध्यान रखें, और ये बहुत आज के टाइम पे बहुत इसकी रेलिवेंस है दोस्तों। देखो, अंबेडकर ने ये कहा था कि आने वाले समय में सबसे बड़ा जो खतरा है ना इंडिया को, वो है पॉलिटिकल पार्टीज से। कितनी ज़बरदस्त उन्होंने सच में बात बोल ली है। आज भी आप इस चीज़ पे आप विचार करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, विचार करें डीपली, आप इस चीज़ पे विचार करें कि इंडिया में सच बताना, प्रॉब्लम क्या सच में ही समाज में है या कुछ और है। तो प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज, जो अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी करेंगी। गंदी से गंदी राजनीति हमारे यहाँ पे सरकारें करती हैं, बिल्कुल नीचे तबके के लेवल पे जाके राजनीति होती है। इवन रेप अगर किसी महिला का हो जाए, किसी लड़की का हो जाए, तो आप सोचो कितनी गंदी राजनीति पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। बल्कि न्याय दिलाने की बजाय उस लड़की को, ठीक है, उसकी फैमिली को न्याय जस्टिस दिलाने की बजाय सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति, हंगामा करना, ठीक है, प्रदर्शन करना, सरकार को घेरना, बस ये होता है हमारे यहाँ। तो वही अंबेडकर ने उस समय चेताया था कि सबसे बड़ा जो डेंजर्स है आने वाले समय में नेशन बिल्डिंग को लेके, वो है पॉलिटिकल पार्टियाँ। इससे बचना होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर इंडिया को नेशन बनाना है तो हमें स्ट्रॉन्ग बिलीफ और रिस्पेक्ट हमें रखनी होगी कॉन्स्टिट्यूशन तरीकों पे। कितनी ज़बरदस्त बात है। देखो, हम क्या करते हैं, अभी सड़कों पे उतर जाते हैं, ट्रेन फूंक देंगे, हंगामा कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमारा यकीन ही नहीं है संविधान पे। हम इतने गवार, इतने वाहियात लोग हैं कि हमें हमें लगता है कि हम सिर्फ लड़ाई झगड़े और वॉर, इन आधारों पे ही हम जंग जीत लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, आपको संविधान पे, आपको आपका जो एक कानून है, अच्छा मान लो आप इस बात से हो सकते हैं कि नहीं उसमें तो प्रक्रिया बहुत लंबी है, फलाना ढिमका, तो यार ऐसा नहीं है। वो हम जैसे लोगों के कारण, क्योंकि हम बिलीव ही नहीं करते। ठीक है, पहली बार जब हम बिलीव नहीं करते तो हमारा फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टियाँ उठाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी फिर वो चाहते ही हैं कि ये सब दंगे होते रहें और जो केस जो हैं वो फालतू के उलझे रहें। तो यहाँ पे बात समझने की यही है कि अगर इंडिया को एक नेशन बनाना है, और तो वो नेशन तभी बनेगा जब कॉन्स्टिट्यूशन के जो तरीके हैं उस पर हमारा बिलीफ भी होगा और उसके प्रति रिस्पेक्ट भी होगी। अब एक मंदिर मस्जिद को लेके मुद्दा उठता है, मुस्लिम सुनने को ही तैयार नहीं है। ठीक है, कि संविधान क्या कहता है। अरे भाई, संविधान जैसे अब कोई कानून है, कानून में अगर कोई वर्डिक्ट जजमेंट आई, तो हमें कोई भी पक्ष में आई हो, वो चाहे हिंदू पक्ष में आई हो चाहे मुस्लिम पक्ष में आई हो, हमें उसको मानना चाहिए ना। लेकिन नहीं मानेंगे जी, क्यों? क्योंकि बिलीफ ही नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं है संविधान के प्रति। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला था कि हमें इस ये ज़रूरी इस पे होना चाहिए, मीन्स रिस्पेक्ट और बिलीफ जताना होगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि हीरोइशिप जो है उसका विरोध किया अंबेडकर ने। अंबेडकर ने कहा देखो, अगर कोई इंसान अच्छा है, हमारे यहाँ पे अभी क्या प्रॉब्लम है, अगर आप मोदी भक्त हो तो आप आंख मूंद के मोदी के गुणगान करोगे। अगर आप विरोध में हो तो आपको मोदी गवर्नमेंट की एक सिंगल पॉलिसी भी आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी। कितनी वाहियात बात है यार। आप एक बात बताइए, अगर आप सच में, आपको ये सुन के बुरा लगे दोस्तों, लेकिन अगर आप सच में इस मेंटेलिटी के हैं कि या तो आप विरोध में हैं और या आप अंधी भक्ति करते हैं, तो आप यकीन मानिए आप पढ़ाई छोड़ ही दें फिर तो बेशक से। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा अंबेडकर यही कहना चाह रहे हैं, अंबेडकर कह रहा है हीरोई वर्शिप नहीं होनी चाहिए। अगर अगर बीजेपी या कोई भी गवर्नमेंट अच्छा काम करती है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए।
गलत करती है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। लेकिन मीडिया हाउस देख लो आप, दो तरीके के मीडिया हाउस हैं इंडिया में। एक मीडिया हाउस वो है जो सिर्फ अपोजिट में खड़ा रहता है सरकार के, उसको कभी भी सरकार की एक छोटी सी चीज़ भी पसंद नहीं आती। और कुछ ऐसे मीडिया हाउस हैं जो दिन रात सिर्फ गुणगान करते रहते हैं करंट गवर्नमेंट का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है सच को सच, झूठ को झूठ, सही को सही, गलत को गलत दिखाए। किसी को फेवर अनफेवर की बात नहीं है, समझे ना? तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप हीरोई वर्शिप से बचें। आप अगर किसी चीज़ को सपोर्ट भी कर रहे हो तो तर्क होना चाहिए ना उसके पीछे, ना कि आपके इमोशन। याद रखना, इमोशंस जो है ना, फीलिंग होती है, वो आप फैमिली में लगाइए, उसे अपने रिश्तों में लगाइए, भगवान में लगाइए। लेकिन समाज में अगर आपको रहना है, आपको काम करना है, आपको तो वहाँ पे तर्क, लॉजिकल आपकी रीजनिंग होनी चाहिए, तार्किक शक्ति के आधार पे आप डिसीजन लें। तो उन्होंने वही कहा था कि जो सबसे बड़ा डेंजर्स है, एक तो उन्होंने, मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल पार्टियों को भी उन्होंने डेंजर्स माना। दूसरा उन्होंने कहा कि ये हीरो वर्शिप, कि लोकतंत्र में जो ये हम गुणगान करने लग जाते हैं, ठीक है, किसी भी लीडर का, तो उन्होंने कहा ये आगे चल के बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें गलत नहीं है कि आप किसी को अच्छा मानते हो, लेकिन वो लिमिट में होना चाहिए, ठीक है ना? तो भक्ति नहीं, देखो यहाँ पे स्पेशल उन्होंने ये बोला है, अम्बेडकर वॉर्म्ड अगेंस्ट ब्रिंगिंग भक्ति इनटू पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा पॉलिटिक्स में भक्ति की कोई जगह नहीं है जी, ठीक है? कोई, ठीक है, किसी लीडर कोई अच्छा कर रहा है तो जस्ट उसको मान लो कि हाँ ओके, अगर ऐसे भाई और भी लीडर आएंगे तो वो भी अच्छा करेंगे, तो जस्ट एक उसको पॉजिटिव वे में लेके आपको आगे बढ़ जाना है, ना कि बस आप उसको गुणगान ही करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, भक्ति हीरो वर्शिप हम करेंगे, तो आगे चल के वो डिक्टेटरशिप, तानाशाही भी बन सकती है। और उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है हिटलर। हिटलर जब स्टार्टिंग में आया ना, तो लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हो गए, अंधी भक्ति करने लगे, उनको लगा कि मसीहा है ये, तो ये हमें बचा लेगा। और बाद में हिटलर ने क्या गंद फैलाया है वो आप सभी को पता भी होगा। तो वही वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें इस तरीके से इन चीज़ों से बचना चाहिए, तभी सही मायने में हम नेशन को बिल्ड कर सकते हैं। आगे वो कह रहे हैं नेशन बिल्डिंग के लिए और क्या करना होगा, वो है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पे भी हमें जोर देना होगा, एज वेल एज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है? देखो, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का तो मतलब है राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है, और अपनी बात रखने का, ये सब हो गया। इकोनॉमिकल और सोशल का मतलब क्या है? तो इकोनॉमिकल मतलब सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सभी को इक्वल इनक्वालिटी ना हो समाज में, ठीक है। सोशल मीन समाज में कोई कास्ट बेस, ये सब ऊपर नीचे डोमिनेट सोसाइटी ना हो, सभी इक्वल हों। तो ओवरऑल मीन सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वो इक्वालिटी चाहते हैं, ठीक है, तभी नेशन बिल्डिंग हो पाएगा। तो उसके लिए वही वो फर्टिनिटी, इक्वालिटी और लिबर्टी का वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देते हैं। और नेक्स्ट है कि उन्होंने कहा कि जो ये नारा है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, उसकी बजाय होना चाहिए गवर्नमेंट फॉर द पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल नारा होना चाहिए। मीन्स समय के साथ अगर लग रहा है कि हमारे समाज में क्या ज़रूरतें हैं, क्या लोगों की डिमांड है, क्या लोगों को चाहिए, तो उस हिसाब से सरकार अपने आप को बदले, उस हिसाब से डिसीजन ले। तो जितनी भी गवर्नमेंटीज़ हों वो गवर्नमेंट फॉर द पीपल होनी चाहिए, ना कि बाय द पीपल। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखना, इस बात का जिक्र है कि गवर्नमेंट बाय पीपल, लेकिन नहीं, उसकी बजाय वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल पे हमें जोर देना होगा, ठीक है। तो ये है पूरा चैप्टर जिसमें हमने नेशन और नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखा। आई होप आपको समझ आया होगा। और जो भी मैंने बातें बोली हैं, जो भी आपको इस चैप्टर में सीखने को मिला है, प्लीज़ उस पर विचार करें और अपनी इंसाइट को डेवलप करें, ठीक है। और सही मायने में पढ़ाई का जो मतलब है वो यही है, जब सही तरीके से आप डिसीजन लेते हैं तो अपनी इंसाइट को डेवलप करें दोस्तों। खूब सारी मेहनत करें, बड़े सपने देखें, ठीक है, और लड़कियों की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।